हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 9th में भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत के भौगोलिक स्थिति इसके बारे में बताएंगे हम। भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की रही है और वर्तमान में कैसी है, तो इसके लिए हम पहले कुछ प्राचीन आंकड़ों पर जाएंगे। यानी अब से 25 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे देश में जो भारत की भूमि थी उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। इन दोनों के बीच में टैथिस नाम का एक छिछला उथला सागर था। धीरे धीरे उत्तरी और दक्षिणी भागों की नदियां बहती हुई इस सागर में आईं और वो अवसाद जमा करती चली गईं। इस प्रकार करोड़ों वर्ष पहले की बात है और इस क्रिया में भी कई करोड़ वर्ष लग जाते हैं और धीरे धीरे वो सागर अवसाद से जमा होता चला गया, भरता चला गया और वो ऊंचा उठता चला गया। जो भाग ऊंचे थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उनको जो पहाड़ी भाग था या स्थलीय भाग था वो कटता कटता नदियों के अवसादों से, बारिश से, हवा से, धूप से चटक कर और वो कटता चला गया, वो नीचा होता चला गया। और जो बीच वाला भाग था टैथिस सागर, वो अवसादों के जमा होने से ऊपर उठता चला गया और इस प्रकार ये क्रिया होने में अरबों वर्ष लग गए। तो इस प्रकार जमीन में उथल पुथल होती रहती है, ऊंचे भाग नीचे और नीचे भाग ऊंचे होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार पुनः ये प्रक्रिया शुरू हुई और जो आज हम जहाँ हिमालय पर्वत है, जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, वह भी उस समय ऊंचा भाग नहीं था। वह एक झील के रूप में, समुद्र के रूप में गहरा भाग था। धीरे धीरे वहाँ से अवसाद कुछ उत्तरी भाग में भी चले गए। जो अंगारा लैंड था उत्तरी भाग हमारा, उत्तरी भारत का, और वहाँ भी उस समुद्र में अवसाद जमा होते चले गए। अब अवसादों के जमा होते होते वो भाग ऊपर उठे चला गया और उठते उठते वो इतना ऊंचा हुआ कि आज वो हमारे सामने हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत उसको कहते हैं और यह हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार श्रेणी में 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर, अब मैं आपको मानचित्र से बताता हूँ। ये मानचित्र है भारत का। ये भारत के मानचित्र में जो हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर और ये उत्तराखंड, हिमाचल, उसके बाद ये नेपाल में होता हुआ और फिर सिक्किम, जो हमारे देश का एक प्रदेश है, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से होता हुआ यहाँ तक पूरी पट्टी में जाता है, जो 2400 किलोमीटर अर्ध चंद्राकार के रूप में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो बच्चों, माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश में पड़ती है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, यानी संसार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक उसी प्रकार भारत की सबसे ऊंची चोटी
हमारे ही प्रदेश सिक्किम में है, जिसको माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इस गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इस प्रकार भारत में कुछ और अनेक चोटियां भी हैं। तो इसकी 8,611 मीटर ऊंचाई सिक्किम में माउंट एवरेस्ट के बराबर में सिक्किम प्रदेश में जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसकी कुछ अन्य चोटियां भी हैं जो भारत में भी हैं, कुछ और नेपाल में भी हैं। तो उनके साथ साथ एक नंगा पर्वत है जो कराकोरम श्रेणी में, ये जो है ये आपके सामने जम्मू कश्मीर में कराकोरम पर्वत आता है, काफ़ी बड़ा है, उसी श्रेणी में ये चोटी पड़ती है जिसका नाम है नंगा पर्वत। ये 8,126 मीटर ऊंची है। एक ऐसी दूसरी चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा, वह 8,598 मीटर, यह भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। इसके अलावा कुछ अन्य चोटियां हैं जैसे त्रिशूल है, कामेत है, ये इधर उत्तराखंड में, कुछ नेपाल बॉर्डर पर, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके साथ साथ हमारे देश में यह सिलसिला नदियों के अवसाद जमा होने से चलता रहा, रुका नहीं, ना अब रुक रहा। क्योंकि अब भी हम जब देखते हैं तो उत्तरी पश्चिमी भाग से जो नदियाँ बहती हैं हिमालय पर्वत से या उनकी प्रमुख चोटियों से, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है और दक्षिण पूर्व में बहती हुई ये 5 प्रदेशों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी आती है ऊपर से, नेपाल से, मानसरोवर झील से, और वो अरुणाचल प्रदेश में और असम में होती हुई अब वो भी बांग्लादेश में इस गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह क्रम अब भी चल रहा है। उन नदियों के द्वारा अवसाद जमा हो रहे हैं और सब बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। उसके नीचे हिंद महासागर है, इसमें अवसाद जमा होते रहते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, और उनका जो अवसाद है, या फिर सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ, सिंधु नदी है पाकिस्तान में होती, वो भी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर को में गिरने वाली नदियों को जो अवसाद हैं वो भी वहीं पर जमा होते रहते हैं, समुद्र में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा परिक्रम चलता रहता है नदियों का। स्थल भाग से नदियाँ बहती हैं और बहती हुई अपने साथ अवसाद लेती हैं और वो समुद्र में आकर के अवसाद जमा करती रहती हैं। ये तो मैंने आपको एक परिचय दिया भारत का। अब मैं आपको इस भारत के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसके जो भौतिक स्वरूप है, यानी प्राकृतिक भाग हैं, उनको किस प्रकार से वितरण किया गया है। हमारे पूरे देश को भौतिक स्वरूप की दृष्टि से वर्तमान समय में 6 भागों में बांटा गया है। पहले मुख्यतः 4 भाग होते थे, उसके बाद एक 5वां भाग हुआ थार का मरुस्थल, फिर 6ठा भाग अब एक और बना दिया द्वीप समूह। तो इस प्रकार से इसके 6 भाग हैं और इन 6 भागों में मैं एक एक करके आपको वितरण करके बताऊंगा कि किस प्रकार से कैसी रचना किस विभाग की हुई है, कौन से भाग कैसे बना है। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। ये मानचित्र में आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर और यहाँ से हिमाचल, उत्तराखंड, फिर वो नेपाल में होता हुआ, नेपाल देश में होता हुआ सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, असम, और इस प्रकार से ये पूरी पर्वत श्रेणी है 2400 किलोमीटर लंबी। तो ये उत्तर का हिमालय का पर्वतीय भाग है। अब इस उत्तर के हिमालय पर्वतीय भाग को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी श्रेणी है? यानी पहली श्रेणी है हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब महान हिमालय, या इसका नाम है उच्च हिमालय या हिमाद्री, 3 नामों से जाना जाता है। इसको हिमाद्री नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह भाग बर्फ से ढका रहता है। हिम माने बर्फ। तो इसमें वह क्षेत्र आता है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर या उससे अधिक होती है। ऐसे क्षेत्र को हम उच्च हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जिसमें हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं। कामेत है, त्रिशूल है, नंदा देवी है, माउंट केटू है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है। तो इस प्रकार से ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो सब इसी उच्च हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद नंबर 2 है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यानी उच्च हिमालय के दक्षिण में ऐसा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक होती है। ऐसे क्षेत्र को हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, और यह भी इसी उच्च हिमालय के दक्षिण के भाग में स्थित है। इसमें गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं जो असम में पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। इसमें ये जम्मू कश्मीर के थोड़ा नीचे का भाग आता है। उत्तराखंड की कुछ श्रेणियाँ आती हैं, और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश का भी कुछ भाग इस क्षेत्र में आता है। और उसके बाद तीसरा जो भाग है वो है शिवालिक। लघु हिमालय के दक्षिण में यह शिवालिक का क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर तक होती है या उससे कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र को शिवालिक की श्रेणी में गिना जाता है। शिवालिक में आते हैं हमारे उत्तराखंड का देहरादून, कोटली दून, ये दून की घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह दून की घाटी हमारे लिए उपजाऊ क्षेत्र होने के नाते चावल के लिए बहुत ही विख्यात मानी जाती है। तो देहरादून बच्चों आप कभी गए हैं, और नहीं गए हैं तो आप बड़े हो जाएंगे तो जाना। देहरादून के आसपास का क्षेत्र बढ़िया क्षेत्र है। उसके आगे मसूरी को रास्ता जाता है। मसूरी भी एक अच्छा पर्यटन स्थल है, जहाँ पर लोग अपने गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए ठंडे स्थान पर घूमने जाते हैं। मुझे भी 1979 ईस्वी में यानी 79 में वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम देहरादून गए, मसूरी गए, डाक पत्थर गए, चकरौता गए। बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। आपको भी जाने का मौका मिला तो अवश्य जाएं। सहस्त्रधारा नाम का एक स्थान है देहरादून के आगे, जहाँ गंधक की धारा निकलती है, और उस गंधक के पानी में स्नान करके लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है, चर्म रोग दूर हो जाता है। अब तो वो एक पिकनिक स्थल बन गया। जब हम गए थे वहाँ तो वहाँ कोई दुकान भी नहीं थी, अब तो बहुत दुकानें बन गई हैं, सब सामान उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्षेत्र हुआ ये है उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा भाग जो भारत का प्राकृतिक मुख्य भाग है उसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। ये देखिए आप, ये भारत का मानचित्र है। इस उत्तर के विशाल मैदान में इसको हम कहते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अर्थात सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ,
तथा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो उत्तर का विशाल मैदान बना हुआ है, वह हमारे देश का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है और नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान में हमारे देश की 50% जनसंख्या निवास करती है और इस मैदान से ही हमारे देश में लगभग 50% अन्न पैदा होता है पूरे देश का। इसलिए यह मैदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे देश के लिए एक प्रसिद्धि का स्थान लिए हुए है। अब ये मैदान देखिए, यहाँ से जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का अधिकांश भाग तो पाकिस्तान में चला गया है 1947 के बंटवारे में, किंतु सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में ही काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है और वो पंजाब प्रदेश में उसकी कुछ सहायक नदियाँ आती हैं, जो पंजाब यानी 5 नदियों का भाग, 5 नदियों का समूह बहता है। जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं उनके नाम हैं रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ जो पंजाब में बहती हैं और से सिंधु नदी का जो मुख्य भाग वो पाकिस्तान की तरफ होता हुआ और वो अरब सागर में गिर जाता है। उसकी 5 नदियाँ, जो सतलज नदी है उस पर हमारे देश का सबसे बड़ा बांध, जिसको कहते हैं भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा और नागल 2 स्थानों पर सतलुज नदी पर बनाया गया भारत का सबसे बड़ा बांध कहलाता है, सबसे ऊंचा बांध है वो। और उसके साथ साथ उसकी जो और सहायक नदियां हैं जो मैंने अभी नाम आपको बताए, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, ये भी पंजाब में बहती हैं। इसी प्रकार से यहाँ इसका जो भाग है उत्तर के विशाल मैदान का, प्रदेश बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ से आए पंजाब, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, गुजरात का भाग, फिर उत्तर प्रदेश पूरा, बिहार, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आता है, झारखंड का आता है, और फिर इसमें असम में, और असम में होता हुआ ये पूरा क्षेत्र, ये इतना लंबी पट्टी है, ये उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, जो इन नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। अब ये जलोढ़ मिट्टी भी, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर मिट्टी, एक होती है खादर मिट्टी। अब बांगर मिट्टी क्या होती है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं, जो अब कम उपजाऊ हो गई है। और जो खादर मिट्टी है वो वर्तमान समय में नदी द्वारा लाई गई कांप की मिट्टी है, जो अधिक उपजाऊ है। उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण वह अधिक उपजाऊ मानी जाती है। इन दोनों प्रकार की मिट्टियों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न पैदा होते हैं, जिनमें गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, दलहन, तिलहन और गन्ना, ये प्रमुख फसलें हैं यहाँ की। और इस क्षेत्र में पूरे देश का 50% अन्न पैदा होता है और पूरे देश की 50% जनसंख्या भी इसी क्षेत्र में निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए मनुष्य के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल पाई जाती हैं। और मनुष्य कहाँ रहेगा? जहाँ उसको भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल पाई जाएंगी, उसके अनुसार पाई जाएंगी। और जहाँ उसके विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य रहना कम पसंद करता है। जैसा कि उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है या असम है, ऐसे कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, बच्चों टीवी में आप देखते हैं कि कितनी बाढ़ें आ रही हैं। कुछ प्रदेश तो बाढ़ से पीड़ित हैं। असम में 33 जिलों में 28 जिले में बाढ़ आ रही है। लगभग 15-20 दिन हो गए, लोग बेघर हो गए। ऐसे ही बिहार की तो नदियां नहीं हैं,
मैं बताता हूँ, नेपाल से जो नदियाँ आती हैं तो नेपाल का ढाल दक्षिण की ओर है और दक्षिण में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पड़ता है। नेपाल से निकलने वाली ज़्यादातर नदियों का ढाल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आती हैं वो, और वो भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। ज़्यादा जला जाता है बांध, जब ज़्यादा वर्षा होती है तो बांध में भी नहीं रुक सकता, तो उनको पानी छोड़ जाता है। कम से कम 7,000 बांध बने हुए हैं नेपाल में, भारत की सहायता से भी कुछ बांध बने हुए हैं, और वो नदियों का पानी पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में आता हुआ बाढ़ का विकराल रूप ले लेता है। तो ऐसे स्थान पर लोग रहना पसंद नहीं करते। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भूस्खलन होता रहता है, पर्वतीय भाग है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन होता रहता है, पर्वतीय भागों में बादल भी फट जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिथौरागढ़ में बादल फट गया, रुद्रप्रयाग फट गया, चमोली में फट गया। यानी इतनी भयंकर बादल ऐसा फटता है जैसे कि आपके सामने एक गठरी रखी है भूसे की और एक साथ खोल दी। तो ऐसे ही बादल में जो पानी होता है जब फट जाता है तो उसका एक साथ पानी निकल कर आता है ज़मीन पर, तो ऐसा समझ दो जैसे कि प्रलय हो गई। यानी गाड़ियाँ, कारें, मारुति, मोटरसाइकिल, आदमी, पशु सब बह जाते हैं, इतनी तेज पानी आ जाता है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में मनुष्य रहना पसंद नहीं करता। इसलिए उत्तर के विशाल मैदान में जो मैंने आपको बताए, इसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के अनुकूल जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। उनको उनके अनुसार काम भी मिलता है, अन्न भी पैदा होता है, और आने जाने के परिवहन के साधन भी उपलब्ध होते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से मैं आपको इसका तीसरा भाग बताऊंगा। तीसरा भाग प्राकृतिक भाग है, ये मैं नाम नहीं लिखे वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो तीसरा प्राकृतिक भाग है ये दक्षिण का पठारी भाग। ये है, यहाँ से गुजरात से, ये गुजरात है, और यहाँ से ये मध्य प्रदेश से होता हुआ और इधर उड़ीसा तक ऐसे ये, और समुद्र तटीय मैदान को छोड़कर बीच बीच का भाग जो आप देख रहे हैं लाल लाल, ये वाला भाग, इन प्रदेशों में बहुत सारे प्रदेशों में दक्षिण का पठारी भाग कहलाता है। इसको हम पहले दक्कन का पठार कहते थे। तो ये भाग तीसरा प्राकृतिक भाग है भारत का, जो दक्षिण का पठारी भाग कहलाता है। ये उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है, और यह भाग इतना धनी है, यानी हमारे लिए धनी इसलिए कहा जाता है कि यह खनिजों का भंडार यहाँ पाया जाता है। भारत के अधिकांश खनिज, लोहा है, कोयला है, खनिज तेल है, चांदी है, सोना है, मैंगनीज है, अब्रक है, चूना है, डोलोमाइट है, अनेक प्रकार के खनिजों का भंडार दक्षिण के पठारी भाग में पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का कुछ भाग, तथा कर्नाटक में सोना अधिक पाया जाता है, चांदी राजस्थान में पाई जाती है, और इधर केरल, तमिलनाडु के भाग में भी या तेलंगाना में भी ये खनिज पाए जाते हैं। मुख्यतः भाग है झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको हम छोटे नागपुर का पठार भी यहाँ पर स्थित है, और छोटे नागपुर के पठार के आसपास सभी प्रकार के उद्योग धंधे केंद्रित हैं, जो भारी उद्योग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी क्षेत्र में खनिजों के अपार भंडार हैं। लोहा और कोयले के जहाँ भंडार अधिक होते हैं, वहीं पर बड़े और भारी उद्योग लगाए जाते हैं, क्योंकि उनको ले जाने के लिए आने जाने में परेशानी पड़ती है। इसलिए उसी क्षेत्र में वो खनिज भंडार पाए जाते हैं, और उसी क्षेत्र में हमारे औद्योगिक धंधे चलते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग जो सबसे भारी उद्योग माना जाता है, और इसी क्षेत्र में लोहे की अधिक खानें पाई जाती हैं, खनिज तेल की अधिक खानें पाई जाती हैं, कोयले की अधिक खानें पाई जाती हैं। कोयला खनिज उद्योग के, यानी जो कोयला है वो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है भारी उद्योगों में। लोहे को आपने देखा बच्चों, ठोस होता है, किंतु जब जमीन से खोदा जाता है
तो इसमें मिट्टी मिली होती है, उसे संशोधित करके शुद्ध किया जाता है और कारखानों में, भारी उद्योगों में उनको ढाला जाता है। तो उसको कैसे करा जाता है? कोयले की बहुत तेज ईंधन के रूप में प्रयोग करके कोयले को बहुत ताप दिया जाता है, और जब वो ताप अधिक हो जाता है तो लोहा भी पिघल जाता है और वो पानी के रूप में, द्रव पदार्थ के रूप में नालियों में बहता है, शुद्ध हो जाता है और उसको नालियों में बहा करके सांचों में डाला जाता है। जिस प्रकार से हम जो भी बनाएंगे, पटरी बनाएं, गाटर बनाओ, चादर बनाओ, उस प्रकार से उसे नाली के रूप में ढाल करके पतले में द्रव में और वो नालियों में भेज जाता है, सांचों में डालता है और वो वस्तु बन जाती है, मशीनरी बन जाती है, छोटी बड़ी सब। अब आप कहेंगे कि लोहा तो हमने ठोस ही देखा, पानी के रूप में नहीं देखा। अब आप कहेंगे कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, किंतु ऐसा भी द्रव है जो पानी में लोहा डूब जाता है, किंतु जो पारा होता है उसमें लोहा भी तैरता है, क्योंकि लोहे के घनत्व से पारे का घनत्व अधिक है। पारा घनत्व पानी के घनत्व से 13.5 गुना, यानी 13.6 गुना भारी होता है पारा। एक बाल्टी पारा भी आप ले नहीं जा सकते। 20 किलो वाली में, जो बाल्टी है 20 किलो वाली, उसमें आप 13.5 गुना कर दो 20 को, यानी 2.5 कुंटल के लगभग बैठेगा, नहीं उठा सकते। 10 किलो में पारा भी नहीं उठा सकते। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये जो केंद्र हैं इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि भारी मात्रा में उद्योग धंधों के लिए, भारी मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग के लिए यहाँ पर कोयला भी उपलब्ध होता है और लोहा भी उपलब्ध होता है। तो दक्षिण का पठारी भाग खनिजों के लिए विख्यात है, ये मैंने आपको मुख्य रूप से बताया। इसके बाद में जो चौथा भाग है वो बता रहा हूँ। वो चौथा भाग है ये समुद्र तटीय मैदान, ये गुजरात से लेके, और ये इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट, इसका जो उत्तरी भाग है कोंकण तट, और ये मुंबई का किनारा है, पाल घाट, भौर घाट और कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। इसे पश्चिमी घाट भी कहते हैं। तो समुद्र के किनारे किनारे महाराष्ट्र, इसके बाद ये आता है गोवा, कर्नाटक, केरल, इसका समुद्र तटीय भाग, और ये पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में, जिसको पूर्वी घाट भी कहते हैं, और यह पूर्वी घाट पश्चिमी बंगाल से लेके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके बाद आएंगे यहाँ ये तमिलनाडु, ये भी कन्याकुमारी तक, यानी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग जो समुद्र के किनारे किनारे है, इसको समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। और यह समुद्र तटीय मैदान हमें चावल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि समुद्र से उठने वाले मानसून, चाहे वो अरब सागर से उठने वाला मानसून हो, वो पश्चिमी भागों में वर्षा करता हुआ और भारत के आंतरिक भाग तक चला जाता है, उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है, दिल्ली तक। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून पहले तटीय भागों में वर्षा करेगा और फिर भारत के आंतरिक भागों में वर्षा करता हुआ आगे राजस्थान तक चला जाता है। तो ये जैसे जैसे मानसून उठता है तटीय भागों में अधिक वर्षा करता है, और जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है उसमें वर्षा करने की क्षमता कम होती जाती है, और यहाँ तक कि जब वो राजस्थान में पहुँचता है तो उसको बहुत वर्षा करने की क्षमता बहुत घट जाती है, मात्र 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो पाती है, और कभी कभी वो भी कम होती है। इसी प्रकार से अरब सागर से उठने वाले मानसून जब वर्षा करते हैं तो पहले समुद्र तटीय भागों में करते हैं, और यह वर्षा शीतकालीन वर्षा भी कहलाती है। शीतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और केरल में होती है। इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि शीतकालीन वर्षा आम की फसल के लिए इन तमिलनाडु और केरल प्रदेशों में मुख्यतः बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। और इस प्रकार से
अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ चावल की खेती भी अधिक होती है, क्योंकि चावल पानी में ही अधिक पैदा होता है, धान उसको अधिक पानी चाहिए, और अधिक पानी समुद्र तटीय भागों में होता है। इन समुद्र तटीय भागों के जो प्रदेश हैं जो मैंने आपको बताए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें चावल की खेती अधिक होती है। और जो दक्षिणी भाग है इनमें गरम मसाले भी होते हैं, नारियल, जीरा, अखरोट, ये इस प्रकार के जो गरम मसाले हैं, इलायची, काली मिर्च, ये सब दक्षिणी भारत में पैदा होते हैं। इसलिए दक्षिणी भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। ये एक प्रश्न कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि दक्षिणी भारत को मसालों का घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ अधिक मसाले पैदा होते हैं, गर्म जलवायु पाई जाती है और मसाले भी गर्म होते हैं। तो ये गर्म जलवायु का पौधे होते हैं, जो गर्म मसाले होते हैं जितने भी, ये गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, और गर्म जलवायु हमारे दक्षिणी भारत में अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये भाग विषुवत रेखा के अधिक नज़दीक पड़ता है, और विषुवत रेखा के नज़दीक पड़ने वाले देशों में या प्रदेशों में या भागों में गर्म जलवायु पाई जाती है। ज्यों ज्यों विषुवत रेखा से हम उत्तर और दक्षिणी तरफ जाते हैं, त्यों त्यों तापमान कम होता चला जाता है। विषुवत रेखा भारत के दक्षिण में, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप, इनसे और दक्षिण में जाएंगे यहाँ तो जावा, सुमात्रा, सिंगापुर से भी दक्षिण में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप पड़ेंगे, जहाँ पर 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जाती है, जो पूरे संसार को 2 भागों में बांटती है। ठीक, अब उसके बाद में हम चलते हैं 5वां प्रदेश। 5वां प्राकृतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। ये देख रहे हैं आप, राजस्थान, ये राजस्थान का भाग है पूरा, ये बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है ये इस समय, और इसमें एक स्थान है जहां पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान पाया जाता है बहुत दूर तक। कहां पर पाया जाता? ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो जिले पड़ते हैं, भरतपुर, ये ऐसे जिले पड़ते हैं जहां पर दूर दूर तक आबादी नहीं है और रेगिस्तान भाग है, रेत ही रेत है, तो उसको हम थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये थार का मरुस्थल ये 5वां प्राकृतिक भाग है। इसमें पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता। ऊंटों के द्वारा परिवहन के रूप में ऊंटों को प्रयोग किया जाता है, वाहन के रूप में, और ऊंट पानी ढोते हैं और वो रेगिस्तान में पानी ले जाना काम करते हैं। अब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। एक प्रश्न आपने पढ़ा भूगोल में, क्यों? क्योंकि ऊंट के पैर में गद्दी होती है, जो रेत में जब चलता है तो वो उछलती है ऊपर गद्दी, और उसका पैर रेत में फोका पड़ता है। अन्य पशुओं के पैर या हमारे आपके पैर रेत में नीचे को बैठेंगे, पंजा रखेंगे, वो पीछे को जाएगा रेत में, तो हम उतने आगे नहीं बढ़ पाते दौड़ने पर भी जितना ऊंट बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पैरों में गद्दा पाया जाता है। दूसरी बात, ऊंट एक बार इतना पानी पी लेता है कि उसे 6 महीने तक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि आपने देखा ऊंट के एक कुबड़ होता है गर्दन से पीछे। तो एक तो आम पशुओं के कुबड़ होता है, किसी के ऊंचा किसी के नीचा, बैलों के भी होता है, सांडों के होता है, और पशुओं के कुछ नीचा होता है, भैंसों वगैरह के, गायों के। किंतु ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं। एक तो जैसे ठाट कहते हैं वो है, एक दूसरा कुबड़ होता है जिसमें वो अपना पानी एकत्र रखता है और उससे अपना पानी का पूर्ति करता रहता है। यदि ऊंट को 6 महीने तक भी पानी ना मिले तो वो अपना प्यास बुझा देता है, अपने अंदर ही कुबड़ में से पानी जो इकट्ठा रहता है वो उससे लेता रहता है। इसलिए भी ऊंट रेगिस्तान का एक प्रमुख पशु माना गया और वहाँ पर ज़्यादा काम आता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वो जहाज का काम करता है।
तो रेगिस्तानी भाग में क्या है, इस रेगिस्तानी भाग में क्या है, वर्षा होने पर वहाँ पर ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती हो जाती है, अन्य कोई खेती नहीं होती। वहाँ तो राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी बहुत कम पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी जड़ें गहरी और पत्तियाँ छोटी होती हैं तथा छाल मोटी होती है। ये आपने पिछली कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से अब इसका हम छठा भाग बताते हैं प्राकृतिक भागों का। वो छठा भाग जो अब बनाया गया है, पहले नहीं था, उसका है द्वीप समूह। वो द्वीप समूह है, ये है अरब सागर, इसमें पाए जाने वाले ये जो द्वीप हैं बहुत सारे, इनको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी है कावारत्ती। ये लिखा हुआ है कावारत्ती, यहाँ की राजधानी है। ये बहुत सारे सैकड़ों नहीं हजारों द्वीप एक साथ मिलकर के इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप का संज्ञा दी गई है और ये अरब सागर में स्थित है और ये द्वीप समूह कहलाते हैं। हमारे देश का एक प्राकृतिक मतलब संघीय प्रदेश है। संघीय प्रदेश का अर्थ है कि वहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद नहीं होते, वो राज्यपाल, उपराज्यपाल होता है, वहाँ केंद्रीय शासन चलता है, वहाँ केंद्र सरकार से द्वारा उपराज्यपाल का शासन होता है। ऐसे हमारे देश में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको संघीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र है। दूसरा द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में नीचे की तरफ, ये दक्षिण की ओर और पूरब की ओर, यानी बर्मा जिसको म्यांमार देश कहते हैं उसके दक्षिण में समुद्र में, बंगाल खाड़ी में दक्षिण की ओर, इसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इस पोर्ट ब्लेयर को राजधानी माना गया है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो मुझे एक घटना याद आ गई आपको। उस समय अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था तो लोगों को काले पानी की सज़ा दे देते थे वो अंग्रेज भारतीयों को। जो भारतीय स्वतंत्रता का नाम लेते थे कि भारत को स्वतंत्र करो, जो अंग्रेजों से बगावत करते थे, जो आंदोलन करते थे, तो ऐसे लोगों को अंग्रेज काले पानी की सज़ा देते थे। अब आप कहें काला पानी, पानी काला नहीं है। काले पानी का अर्थ है कि हमारे स्थलीय भाग से बहुत दूर समुद्र में जा कर के ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इस अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है और सेलुलर जेल में उन कैदियों को रखा जाता था क्योंकि चारों तरफ समुद्री समुद्र है। अब वहाँ से आदमी भाग भी जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि भारतीयों के पास न जहाज थे और इतना बड़े अथाह पानी में न तैर सकता है, इसलिए उसको काले पानी की सज़ा कहते थे। तो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है जहाँ पर हमारे देश के अनेक महापुरुषों को कड़ी यातनाएं दी गईं, जिनमें एक नाम था विनायक दामोदर वीर सावरकर, जिनको वहाँ काले पानी की सज़ा अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में दी गई थी। उनको वहाँ 2 जन्म के काले पानी की सज़ा दी गई थी। यानी अंग्रेज भी ये मान गए थे हिंदू मरने के बाद भी दूसरा जन्म लेते हैं, उससे पहले नहीं मानते थे क्योंकि वो इतने हिंदूवादी थे और उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत प्रयास किया था। बच्चों एक छोटी छोटी किताबें आती हैं महापुरुषों की, स्कूल में भी रखी हुई हैं। विनायक दामोदर वीर सावरकर की किताब यदि आप पढ़ें तो उसमें उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो मैं अलग लंबी कहानी ना करते हुए संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें फिर वसुदेव बलवंत फड़के जैसे लोगों को रखा गया। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को भी भेजा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जो आज़ादी का झंडा फहराया था वो अंडमान निकोबार में ही फहराया था, सेलुलर जेल के ऊपर फहराया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, ये नारा दे करके, और उन्होंने जर्मनी और जापान की सहायता से सबसे पहले सिंगापुर गए और उसके बाद में अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में जाकर के अपना तिरंगा झंडा फहराया था। वहाँ आज़ादी दिखाई थी, भारत की आज़ादी को सपना दिखाया था। तो ऐसा ये हमारे
भारत के भौगोलिक वितरण की दृष्टि से प्राकृतिक भाग, जिनको फिजिकल कहते हैं, यानी प्राकृतिक भाग या भौतिक भाग। तो इस प्रकार से ये हमारा देश 6 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से अब हम बच्चों, अब ये मैंने आपको पाठ विस्तार से मानचित्र के द्वारा समझाया। इसे आप भी मानचित्र के द्वारा भी मानचित्र में प्रदेशों की जानकारी करनी है और परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करनी है। अब प्रथम मासिक टेस्ट हो चुका है, द्वितीय मासिक टेस्ट में अब ये पाठ जो आएंगे पढ़ाएंगे वही आएंगे, उनको याद करना है। और आपको जो पेन ड्राइव, जो PDF में आपको काम भेजा जाएगा उसको याद करना है, लिखना है, पूर्णतः काम करना है। यही मेरे आपसे निवेदन है कि आप इसको काम करते रहें और घर पर पढ़ते रहें। जब तक लॉकडाउन है तब तक पढ़ाई ऑनलाइन चलती रहेगी। धन्यवाद।